वरुण, आज से करीब एक डेढ़ साल पहले जब नई स्टार्टअप कंपनी लिस्ट हो रही थी तब उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। मार्केट में प्रीमियम ऐसा लेके आई कि मार्केट ने पनिशमेंट उनको दे दी, 70% उनके प्रीमियम्स को भी उड़ा दिया। अब तो हमारे पास समय भी हो गया। अब तो हमने एक डेढ़ साल में उनके बिजनेस भी चेक कर लिए, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दी मार्केट ने। अब आप उनमें से किसी को बाय करोगे? उसमें पेटीएम है, जोमेटो है, नायका है, कार ट्रेड है। देखिए, एक एक चीज जो बहुत जरूरी है मार्केट में, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कई बार कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत चेजिंग होती है जिसकी वजह से वैल्यूएशंस काफी बढ़ जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज जो प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ डिलीवर करेंगी वही स्टॉक प्राइसेस सस्टेनेबल हो पाते हैं। तो हम लोग उस टाइम भी प्रॉफिटलेस टैक्स से काफी दूर थे। अभी भी हम थोड़ा सा स्केप्टिकल है इन द सेंस कि जो कंपनीज प्रॉफिट ग्रोथ कर पा रही हैं, जिनकी वैल्यूएशंस जस्टिफाई हो पा रही हैं, उन्हीं को हम पसंद करेंगे। हमें लगता है कि आगे जाके स्टार्टअप स्पेस में जैसे आप देख रहे हैं ब्रॉडली, जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उन सबके वैल्यूएशंस भी कट डाउन हो रहे हैं। थोड़ा सा और करेक्शन की शायद जरूरत है। हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो नए आईपीओज आएंगे वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आएंगे। देयर इज नो डाउट कि टेक ऐसा स्पेस है जो बहुत बड़ा स्केल पे ऑपरेट करता है, जिसमें बहुत ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन ग्रोथ हैज टू कम एट सम प्राइस, मतलब उसके लिए आपको एक रीजनेबल प्राइस ही दे सकते हैं, तभी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो अगले 6 से 12 महीने में हमें लगता है कि वो फेज आ जाएगा जो वैल्यूएशंस और पैलेटेबल हो जाएंगी, और आगे जाके जो इश्यूज आएंगे वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आएंगे। एक और जो बड़ा थ्रेट है जो कि हमें लगता है कि वो प्ले आउट होगा, वो है ओएनडीसी का। जैसे जैसे बाजार में बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की मोनोपोली टूटेगी और जो छोटा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जैसे जैसे वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस को इस देश में बना पाएंगे, हमें लगता है वो एक ओएनडीसी के माध्यम से हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मेरे व्यू में अगले 3 से 5 साल में आपको ओएनडीसी के रूप में भी देखने को मिलेगा, और उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पे शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो वो सब डिस्काउंट करके ही आपको न्यू एज टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। वरुण, फार्मा में हमने देखा इस बार इस अर्निंग सीजन में, लुपिन की बात कर लें, सिप्ला ने मार्जिन गाइडेंस की बात की है। लुपिन ये भी कह रहा है कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ यूएस में आ रही है। क्या एक सेंस आ रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, डीआरएल, वैरायटी, एक डीआरएल ने भले ही बोला कि मार्जिन में प्रेशर है, बट बाकी सब ने एक सेंस दिया है कि शायद यूएस का वर्स्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट अब हमारे पीछे है। क्या फार्मा में आप लार्ज एक्सपोर्टर्स की तरह बेट लेंगे इन करंट वैल्यूएशन से? देखिए, हमारा फार्मा में हमें लगता है जो डोमेस्टिक फार्मुलेशन स्पेस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। जो कंपनीज की 60, 70, 80% रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आ रही है वो क्लियरली अच्छा करेंगे। भारतीय मार्केट में डोमेस्टिक फार्मुलेशन में 10 से 12% की ग्रोथ लगातार बनी हुई है। वो कंपनीज जो थोड़ा सा मार्जिन में अपटिक ला सकते हैं या मार्केट से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, वहां डेफिनेटली वैल्यू क्रिएट होगी। जहां तक यूएस से का सवाल है, जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, जो बेस्ट फेज था, जो गोल्डन एज था इंडियन जेनेरिक कंपनीज के लिए यूएस मार्केट में, वो शायद अब जा चुका है। यहाँ से प्रॉफिट रहेंगे लेकिन वो थोड़े से हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। जो आरओईज इंडियन कंपनीज यूएस मार्केट में बनाते थे वो स्ट्रक्चरली लोअर हो चुका है। तो वो सब देख के ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी प्रेफरेंस उस कंपनीज की तरफ है जो इंडिया बिजनेस जिनके लिए डोमिनेंट है। ठीक है, डोमेस्टिक फार्मा पे आपकी ज़्यादा रुचि है, बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। मैनकाइंड फार्मा के टाइम पे